हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। मेरा नाम निर्मल पांडे है। तो पिछले वीडियो में हमने डैम इंस्पेक्टर वाले एग्ज़ाम को डिस्कस कर रहे हैं। उसका पहला पार्ट हमने कल पब्लिश किया था। तो उसमें आपने देखा था कि कैसे कैसे टेक्निकल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसका एक और पार्ट आएगा आज, जो है हम उसका नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है उसे डील करेंगे। नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे जो अभी अपकमिंग एग्जाम है सीजी व्यापम जेई का, उससे ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आपको बहुत अच्छा एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप किस तरीके से नॉन टेक की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या सिलेबस है हुआ था आपके डैम इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में। वो भी 150 क्वेश्चन का ही था, 150 मार्क का नॉन टेक्निकल पार्ट था। नॉन टेक्निकल पार्ट में थे आपके जनरल नॉलेज 20 मार्क के, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 15 मार्क, रीजनिंग का 20 मार्क और जनरल नॉलेज रिलेटेड टू वर्क अप्लाइड पोस्ट उसका 20 मार्क। हमारे एग्जाम में क्या है, जनरल नॉलेज का है 15 नंबर, कंप्यूटर का है 15 नंबर, रीजनिंग का 10 नंबर और वर्क अप्लाइड पोस्ट का 10 नंबर। तो क्या हो गया, अपने में 50 क्वेश्चन है और इसमें 75 क्वेश्चन है, लेकिन है वही पोर्शन। उसके बाद बीएससी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, वो अपने यूज का नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग के 75 क्वेश्चन थे और हमारे एग्जाम में है 100 क्वेश्चन। अब सिविल इंजीनियरिंग का आप सिलेबस देख पा रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स है, ब्रिक, सीमेंट, मोटार, कंक्रीट। हमारे में भी यही है, लेकिन इसमें एग्रीगेट साइड है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस वाला पार्ट बहुत कम है, स्टील है नहीं। कंक्रीट वाला पार्ट कम है, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस वाला पार्ट भी कम है। सॉइल मैकेनिक्स है, सर्वेइंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग को डिटेल में दिया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पीएचई का भी कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ये मेंशन्ड है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हमारे एग्जाम में मेंशन्ड है, जैसे एफएम, इरिगेशन, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग और आपका हाइड्रोलॉजी जो है, तो वो भी हमको पढ़ना है। तो हमारा जो भी एरिया ऑफ फोकस जो है अभी ये नॉन टेक को हम डील कर रहे हैं, तो नॉन टेक का पोर्शन देखते हैं। और आप ये चीज पाएंगे कि ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके वाले सिलेबस के। आप देख सकते हैं रीजनिंग को, रीजनिंग ऑलमोस्ट इसके जो टॉपिक्स हैं आप सेम देख पा रहे हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, एनालॉगी जो है, और नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, मेजर जो है सेम है, ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस आए हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए रिलेटेड टू वर्क, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम टॉपिक्स हैं। नॉलेज अबाउट सॉइल एज रिगार्ड्स कंस्ट्रक्शन पर्पस, अबाउट सीमेंट, अबाउट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट, अबाउट लूज एंड हार्ड एंड कंक्रीट, तो इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा भी टॉपिक्स ऐड है, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया तो मिल ही जाएगा। इस इनके जो क्वेश्चंस हैं हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वाले जो वीडियोस हैं वो वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। 75 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल में जो 20 क्वेश्चन है वो पिछले बार ही हमने डील कर दिया था। तो आज जो है हम 55 क्वेश्चन को डील करेंगे। इसके बाद जनरल नॉलेज आप देख पा रहे हैं कि सिमिलर है, सेम है। करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, इंडिया जीके में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़, ज्योग्राफिकल लोकेशन, नेचुरल रिसोर्सेस, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, एंशिएंट हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, मेजर आर्कोलॉजिकल टूरिस्ट सेंटर्स। तो ऑलमोस्ट सेम है आपका जैसा इस बार के सिलेबस में है। नेक्स्ट कंप्यूटर नॉलेज में भी कुछ पार्ट सेम है, जैसे एमएस ऑफिस सेम है। और इसमें जो है बाइनरी सिस्टम के बारे में दिया गया है, वो आपके सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है, लेकिन हल्का फुल्का देख सकते हैं कि बाइनरी से कैसे आप अरिथमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल वाला कंसेप्ट जो है क्या है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी एक्ट कब आया। ठीक है, तो ये आया है 2011 में। तो इससे आपको एक चीज पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट के रूप में कब से जाना जा रहा है, या हमारा जो स्टेट सिंबल है हमने कब अपनाया। ठीक है, या फिर हमारे यहाँ जो सेपरेट एग्रीकल्चरल बजट है वो कब से लागू है ना। तो जीरो पावर कट स्टेट कब से हम हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के मंत्री ये कौन है। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर उसका डोमेन के मंत्री कौन है। अगर हमारे स्टेट में पूछा जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है, पीएचई मिनिस्टर कौन है, डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर कौन है, सीएम कौन है, फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मिनरल या फिर आपका आबकारी मिनिस्टर कौन है, एक्साइज ड्यूटी वाले मिनिस्टर कौन है, हेल्थ वाले कौन है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है। सेंटर से भी पूछा जा सकता है। सेंटर पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के अभी वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है। ठीक है, उसके उनके जो राज्य मंत्री है वो भी पढ़ लीजिएगा, स्टेट का तो पढ़ना ही है। वाटर रिसोर्स से रिलेटेड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मई 2019 में
फोनी शब्द समाचारों में रहा, यह शब्द किससे संबंधित है? देखिए आपको याद होगा 2019 में एक फ्लड आया हुआ था उड़ीसा बंगाल में, ठीक है, तो वो उनका नाम क्या था? मतलब एक करंट से रिलेटेड है, 2019 में एग्जाम हुआ है, मतलब करंट से रिलेटेड है, तो आपको करंट वाले चीजें पढ़नी होंगी। अगर कोई फ्लड है, कोई बाढ़ वाड़ आया हुआ है, कोई त्रासदी है, वो आपको पढ़ना होगा। अभी आप देख पा रहे होंगे कि श्रीलंका में भी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो वो उसका भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, है ना? तो करंट के बारे में जानकारी जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी कोयला खदान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, तो सोनहाट तो है, सोनहाट आपके कोरिया में स्थित है। लखनपुर कोयला खदान भी है, ये आपका सरगुजा पे स्थित है। और पंचवाहिनी भी है, पंचवाहिनी भी जो है वो सरगुजा में है। रानीगंज नहीं है, तो रानीगंज आपका इसमें आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत का बात कर रहा है। भारत का नागरिक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब उनके पास नहीं होना चाहिए। उन्हें लोकसभा का सदस्य बनने हेतु योग्य होना चाहिए, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन कौन सा नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष या उससे अधिक। 25 वर्ष में नहीं हो सकता, 35 वर्ष से अधिक में आप प्रेसिडेंट हो सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो पॉइंट है वो गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर डी है। द थर्ड पिलर पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का तो आज आंसर है रघुराम राजन। लेकिन आपको ये जानना है कि अभी हाल फिलहाल में कोई बुक का वो हुआ है क्या, लॉन्च हुआ है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के द्वारा, तो वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। या फिर अगर किसी फेमस पर्सनैलिटी की कोई मूवी आई है, जैसे 83 आई हुई है कपिल देव की, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अभी मिताली राज की भी एक मूवी आ रही है, ये पता होना चाहिए। इस टाइप से जो पर्सनैलिटी बेस्ड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। किस मौलिक अधिकार को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? आपका हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पूछता है वो, है ना? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो, है ना, उसको कहा जाता है। इसका आपको पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल है। रिट्स विट्स वाले जो है, ये पता होना चाहिए। अब आपको रिट भी पता होना चाहिए कि हेबिस कॉर्पस क्या है, मैंडमस क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, सेंचुरी क्या है ना, क्वा वारंटो क्या है, और उसका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2019 में अब्देल कादिर बिन सलाह किनके अंतरिम राष्ट्रपति नामित किए गए हैं? मतलब ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का भी पूछ सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं हमसे रिलेटेड या आसपास, ये पूछा जा सकता है। जैसे देखिए अभी पाकिस्तान में जो है सत्ता गिरने के चांसेस हैं, तो अभी नया प्राइम मिनिस्टर कोई आ सकता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। श्रीलंका में अभी देख लीजिए इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। रशिया को तो ध्यान रखना ही है, यूक्रेन का ध्यान रखना ही है, यूएस का तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता ही है, फ्रांस के भी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाइना का इंपॉर्टेंट है। इतनों को आपको रखना है अपने दिमाग में कि कौन वहां के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है। बिम्स्टेक जो आपका संगठन है, कितने देश उसमें है ना? तो जैसे बिम्स्टेक है, वैसे ही आपको ब्रिक्स का भी पूछ सकता है, कितने सदस्य हैं, मेजबानी कहां पर की गई थी, इस साल कहां पर है, या फिर अगर मेजबानी हुई है तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये भी करंट का है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 91st एकेडमी पुरस्कार में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर श्रेणी में पुरस्कार जीता, है ना? तो अब देखिए ऑस्कर्स अवार्ड अभी दिया गया है। हमारे इंडिया में भी अगर कोई फिल्म फेयर अवार्ड अभी हाल फिलहाल में हुआ है, तो किस फिल्म को बेस्ट फिल्म, किस एक्टर किस एक्ट्रेस को बेस्ट मिला हुआ है, ऑस्कर में किसे मिला हुआ है, या ऑस्कर में इंडिया का कौन सा मूवी गया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है इससे भी। मैं ये क्वेश्चंस के आंसर इसलिए डील नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इस टाइप के तो पूछेगा नहीं, अभी 2019 वाला क्यों पूछेगा, लेकिन ये करंट के क्वेश्चंस पूछ रहा है, आप देख सकते हैं। 7 जून 2019 को आयोजित विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय वस्तु मतलब थीम क्या है? मतलब थीम से इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं इंपॉर्टेंट जो है, उनका थीम आपको पता होना चाहिए। थीम पूछा जा सकता है, इस साल का थीम क्या है, उस पे बेस्ड। निम्नलिखित में से किस पारंपरिक साज की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है? देखिए ताशा, मंजीरा और दाफरा तो छत्तीसगढ़ का ही है। गुलक जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है, इसलिए इसका आंसर गुलक है। निम्नलिखित में से किस जिले में ऐतिहासिक स्थल सिरपुर स्थित है? तो सिरपुर आप जान ही रहे हैं कि सिरपुर आपका स्थित है किसमें, महासमुंद में, ठीक है। और सिरपुर में आपको अगर पता होगा तो बहुत सारे दार्शनिक स्थल हैं, जैसे लक्ष्मण टेम्पल है, स्वस्तिक बुद्ध विहार है, आनंद प्रभु कुटी विहार है, नंदेश्वर महादेव टेम्पल है। आप पढ़े ही होंगे टूरिस्ट प्लेसेस में, आपको पता होगा। निर्वाचक सभा द्वारा भारत के संविधान को डैश में अंगीकृत किया गया, ठीक है, 26 नवंबर 1949, आपको पता है। मतलब इसमें आपको प्रियम्बल पढ़ना है। प्रियम्बल के अलावा आप क्या पढ़ेंगे? ड्यूटीज, अमेंडमेंट्स, राइट्स,
क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम आपको पढ़ना होगा, वो अलग से मेंशन्ड है। इंडिया का ज्योग्राफी आपको अलग से मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको ये तो पढ़ना होगा। रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति हैं, मतलब टर्म्स पूछ सकता है कि अभी जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, वो कौन से नंबर के हैं, 14th है, 15th है, वाइस प्रेसिडेंट कौन से नंबर के हैं, अपने जो सीएम है वो कौन से टर्म के हैं, है ना। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, चक्रधर समारोह 2018 में आयोजित किया गया, कहां पर किया गया, तो रामलीला मैदान रायगढ़ में किया गया, है ना। आपको पता होना चाहिए कि चक्रधर समारोह कब से किया जा रहा है, किनके नाम पर किया जा रहा है। ठीक है, फेमस तबला वादक हुआ करते थे राजा, उनके नाम पर है ये। कहाँ के थे, थोड़ा सा पढ़िएगा इसके बारे में। राजकीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT छत्तीसगढ़ डैश में स्थित है, तो रायपुर में स्थित है। मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स अगर छत्तीसगढ़ स्टेट में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, हमारे स्टेट की भी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो शिवरी नारायण तो है। शिवरी नारायण कहाँ पर है, जांजगीर चांपा में है। ताला कहाँ पर है, बिलासपुर में है। मैन पाट सरगुजा में है। बाकी जो पहला ऑप्शन है वो छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। क्रिकेट विश्व कप 2019 के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन थे, तो रवि शास्त्री थे। अब आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आया है। स्पोर्ट्स में आपको कौन कौन से अभी इवेंट्स को ध्यान में रखने हैं, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप, अभी जो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप है अभी फाइनल खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। इंडिया तो लीग स्टेज में बाहर हो गई, लास्ट मैच जो है वो साउथ अफ्रीका से था। बहुत इंटरेस्टिंग मैच था लेकिन हम हार गए, अगर वो मैच हम जीतते तो हम क्वालिफाई कर जाते। इसके अलावा आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को पढ़िएगा, कहां पर हुआ था, होस्ट नेशन कौन था, इंडिया फाइनल में पहुंचा था, न्यूजीलैंड से हारा था। उसके बाद आईपीएल अभी चल रहा है, थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। वर्ल्ड कप T20 हुआ, हम वो भी नहीं जीते थे, कौन जीता था, कहां पर हुआ, फाइनल किसके बीच खेला गया, इंपॉर्टेंट है। और ओलंपिक्स, हमारे लिए ओलंपिक्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में कहां से होकर गुजरती है, तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में होकर गुजरती है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर रही है, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस डिस्ट्रिक्ट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और उस डिस्ट्रिक्ट में अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस जगह का नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 20 क्वेश्चन है आपके जीके के। नेक्स्ट है आपके कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर में आप देख रहे हैं कि एक्सेल के बारे में पूछ रहा है, एक्सेल कमांड्स के बारे में, पहला क्वेश्चन वही है, इनमें से कौन सा गलत सूत्र है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में एक एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो डॉलर सिंबल यूज किया जाता है। इन सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं देख रहा हूं इसमें कमांड्स बहुत पूछे गए हैं। Alt+A कमांड क्या करता है, तो आपको पता ही, Alt+A आप दबाते हैं तो पूरा को सेलेक्ट कर लेता है वो, है ना। नेक्स्ट है, इसमें आ गया आपका कन्वर्जन, अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर 5A को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, आपको मेंशन नहीं किया है सिलेबस में ये को, तो आप मत पढ़िएगा, बाइनरी वाला हल्का सा देख लीजिएगा बस। जैसे ये वाला बाइनरी है, बाइनरी को आपको कन्वर्ट करना होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मान के चलिए कैसे बनता है, ये कैसे होगा, सबसे पहले आपका यूनिट डिजिट है 0, तो क्या होगा 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस तो 0 ही है उसके बाद, तो 2 टू द पावर 4 हो गया 16, 2 टू द पावर 3 हो गया 8, 16 8 24, 24 और 2 हो गया 26, 26 इंटू ये वाला भी वैसे ही निकाल लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 138 आ जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मेनू टू इंसर्ट अ हेडर एंड फूटर, हेडर और फूटर को इंसर्ट करने के लिए कौन सा मेनू में जाना पड़ता है, इंसर्ट मेनू में। तो ये सब चीजें आपका किस पे बेस्ड है, कि मेनू हो गया, इंसर्ट हो गया, कमांड्स हो गए, इन पे बेस्ड है। आपके सिलेबस में और भी चीजें दी हुई हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग दिया हुआ है, इंटरनेट भी दिया हुआ है, तो उन सब के क्वेश्चंस को आपको अलग से करने होंगे। पूछ रहा है कि कमांड कौन सा है अगर आपको नेविगेशन पैन एमएस वर्ड में ओपन करना है, तो वो है Ctrl+F। एक और बाइनरी का यहाँ पर क्वेश्चन है, 010 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 111 क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 4, 4 2 6 और 1 7, 7 और 2 5, -5 को कैसे आप लिखेंगे 101 से लिखेंगे, शुरू वाला 1 हो गया 4, लास्ट वाला 1 हो गया 1 5, तो माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 2 - 7 हो गया। ये बाइनरी का है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, हल्का सा बाइनरी में देख सकते हैं, ये भी उसी वही क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ऑक्टल वाला है। एक और क्वेश्चन है कमांड का,
कमांड्स के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं और ऑक्टाडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी में कन्वर्शन देख रहे हैं, देख सकते हैं आप, सिमिलर है। इसके बाद जो है आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन सेंस पे। ये बोल रहा है कि सीता कार चलाकर अपने घर के पूरब की ओर गई, आपको बनाते चलना है कि पूरब की ओर गई तो पूरब डायरेक्शन में 50 किलोमीटर बना लीजिए। उसके बाद उसी डायरेक्शन से आप मतलब जिस जिस डायरेक्शन में आपका अभी गाड़ी है उससे आप दाईं ओर मुड़ रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, ये जब आप बनाएंगे और लास्ट में देखेंगे तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट है सूर्योदय के बाद एक सुबह अरुणा एक मंदिर की ओर मुंह कर कर खड़ी थी, मंदिर की छाया उसकी बाईं ओर बन रही थी, अरुणा किस दिशा की ओर मुंह कर कर खड़ी थी। इसमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये चीज अगर आपको पता है तो आप इससे इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है श्रृंखला को पूर्ण करें, मैन मैन MIN MON। इसमें आप देख पा रहे हैं कि M और N तो सेम है, बीच का जो वर्ड है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, A है, E है, I है, O है। तो आपको पता चल गया वोवेल्स की बात कर रहा है, A E I O U होगा लास्ट में, इसलिए MUN राइट हो जाएगा। वैसे ही अगला देखिए, MNO is to RST, EFG is to डैश। तो इसको आपको ये देखना है कि जिस तरीके से RST रिलेटेड है MNO से, उसी तरीके से फोर्थ वाला रिलेटेड होना चाहिए EFG से। तो MNO के बाद कितना लेटर है, MNO PQ, PQ के बाद RST आया है तो PQ दो छूटा हुआ है बीच में। वैसे ही EFG के बाद दो छोड़ दीजिए, EFG IJ को छोड़ दीजिए, IJ को छोड़ने के बाद EFG IOPQR, ठीक है। तो उस हिसाब से J के L हो जाएगा। ये वाला फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन है कि ये वाला फिगर इन चारों में से कहां पर है ना। तो आप एलिमिनेट करेंगे, आपका आंसर 1 मिल जाएगा। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अखिल ने चैतन्य से कहा तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी चाची मामी ताई फूफी काकी है, चैतन्य का संबंध अखिल के साथ किस रूप में है। तो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा। बहुत सारे लोग इसमें दिक्कत होता है उनको, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एक सीरीज का क्वेश्चन है 72 70 68 65, फिर 63 61 58। डिफरेंस देख लीजिए, 2 का है 2 का है 3 का है, फिर 2 का है 2 का है 3 का है, तो अगला 2 भी जो होगा 2 2 का होगा, मतलब 58 के बाद 56 होगा, फिर 54 होगा। क्वेश्चन है वृक्षों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के किसी भी छोर से 18वें स्थान पर है, मतलब स्टार्टिंग से भी देखेंगे तो 18th है, पीछे से भी देखेंगे तो 18th है, तो टोटल कितना है पूछ रहा है। तो अगर 18वां बीच का है तो इधर भी 17 इधर भी 17 34 हो गए, और बीच का जो इसका जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं वो एक 35 हो गया। अगला भी आपका फिगर पे ही बेस्ड है कि ये वाला जो फिगर है इन चारों में से कौन से में है, वो आप देख सकते हैं। एक कूट भाषा में SCRIP को RDSHQ के रूप में कोडित किया गया है, तो उसी कूट भाषा में बॉन्ड को किस रूप में लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं, एक बार अगर इसको पकड़ लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है इस टाइप से आप में भी आ सकता है क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देगा, कंडीशंस दे देंगे कि ये कंडीशन में ये होता है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें होता ये है कि हमारे पास समय नहीं होता है, इसलिए हम इसको हड़बड़ी में पढ़ते हैं और आंसर तो सही नहीं लाते हैं। होता है ये बहुत आसान, लेकिन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, आंसर एक ही बार में निकालना है। ऐसा मत कीजिएगा थोड़ा सा पढ़े माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया फिर से मैं पढ़ रहा हूं, ये मत कीजिएगा। नेक्स्ट एक और सीरीज का क्वेश्चन है 8 11 9 12 10। 8 के बाद 11 है 3 का डिफरेंस, 9 के बाद 12 है 3 का डिफरेंस, 10 के बाद 3 का ही डिफरेंस आएगा तो 13 हो जाएगा। एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन देख रहा था, ये आपका वर्क रिलेटेड टाइप है, मतलब कैसे आपको पूछ रहा है कि क्या आप करेंगे अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन में बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि समय के हिसाब से आपको पढ़ना है और घबराना नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन है, एक बार जब पढ़ेंगे तो आसान दिखेगा। उसके बाद पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दर्पण छवि का वह विकल्प चुने जो दर्पण को शब्द के दाईं ओर रखने को प्राप्त होता है, मतलब इसको दाईं ओर रखेंगे तो सिमिलर दिखेगा, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा, एक्स और वाई के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो। आकृति का फिर से एक क्वेश्चन आया हुआ है, बन जाएगा आपसे। डाइस का एक क्वेश्चन है, डाइस के क्वेश्चन जनरली आते हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है। बोल रहा है कि नंबर 2 के ऑपोजिट में क्या है। ध्यान से देखिए, दो कंडीशन दिया हुआ है डाइस का। देखिए 6 दोनों में है ना, तो 6 को पकड़िए पहले। 6 के पहले वाले डाइस में देखिए 6 के बाजू में क्या है, 1 और 4 है। एक और सिमिलर कंडीशन में दिया है 5 और 3। तो एक किसी डिजिट के 4 ही तो वो हो सकते हैं ना नेबर्स, एक तो ऑपोजिट होगा, बाकी 4 नेबर्स होंगे। 4 नेबर तो दिख रहा है 1 4 5 और 3, कौन सा बच गया, 2 बच गया।
तो 2 के ऑपोजिट क्या हुआ, 6 हो गया। इसमें बहुत आसान होता है, बस पकड़ने का रहता है, नहीं तो अगर नहीं पकड़ पाए तो फिर आपको बहुत समय भी ले लेगा, आप गलत भी कर देंगे। ये शायद ऑपोजिट पूछ रहा है ना, धन निर्धन शिष्टाचार अपमानजनक। लीप ईयर इनमें से कौन सा नहीं है, 1200 2400 और 3200 है, क्यों, क्योंकि वो 4 से भी डिविजिबल है, 400 से भी डिविजिबल है, और 1700 4 से डिविजिबल है लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है। और एक और है जो कूट करने का है कि जिस तरीके से ये लिखा हुआ है वल्चर की तरह, वैसे ही आपका कौन सा वर्ड होगा जो ईगल की तरह है ना, वो एक बार आप देख लेंगे कि कौन सा वर्ड को कितने आगे तक लिया जा रहा है। इसमें एक चीज कीजिएगा कि ABCD Z तक लिखिएगा और उसके सामने 1 2 3 4 26 तक लिख लीजिएगा। ए से लेके M तक 13 होगा, N से लेके Z तक फिर 14 से 26 होगा। उसके पीछे का भी लेटर लिख दीजिएगा, जो कि 1 जो है Z से भी 1 को स्टार्ट करके A में 26 लाइएगा और A से स्टार्ट करके भी Z में 26 लाइएगा। ये चीज को जब आप लिख लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। जितना मैं नॉन टेक्निकल बात कर रहा हूँ, हाँ ये एक क्वेश्चन जो है पिछले बार छूटा हुआ था, 57 से स्टार्ट किए थे। 56 में ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सैंड है जिनमें वाटर सीमेंट रेशियो सबसे ज्यादा लगेगा, वो है जोन 4। जोन 4 का जो सैंड है उसमें हाई वाटर सीमेंट रेशियो की अनुपात की आवश्यकता होती है, हाई वाटर सीमेंट रेशियो लगेगा आपको उसमें। ठीक है, तो जितना मैंने नॉन टेक्निकल पोर्शन को देखा, आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। एकदम माइंड को वहां पे शांत रखेंगे ना तो बन जाएगा। छत्तीसगढ़ के भी क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं थे, आप देख रहे हैं। करंट के क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं ये भी आप देख रहे हैं। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप इसको बेस मान के अगर पढ़ेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस अगर सिमिलर है तो हो सकता है आपके क्वेश्चंस भी इसी फॉर्मेट के आए। बाकी इसमें और कुछ दिक्कत होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का आप में से बहुत लोग पूछते रहते हैं, मैं टेस्ट सीरीज का बता दे रहा हूँ कि आप वेबसाइट या ऐप से परचेज कर सकते हैं। हमारा ऐप है NS इंजीनियर्स अड्डा, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। हमारा वेबसाइट है nsengineersadda.proctor.com। आप इसमें जाकर टेस्ट परचेज कर सकते हैं। 5 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, 7 टेस्ट और बाकी है। सभी टेस्ट फुल लेंथ है, नए सिलेबस के हिसाब से जो हैं वो लास्ट के 9 हैं, शुरू के 3 जो है पुराने सिलेबस के हिसाब से हैं। फिर भी आप दे सकते हैं, टेक्निकल का जो आपको एक आइडिया तो मिल ही जाएगा। लास्ट के जो 9 है वो नए सिलेबस के हिसाब से हैं। उसमें से 2 अपलोड हो चुके हैं, 7 और आगे अपलोड होंगे। नए सिलेबस के हिसाब से टेस्ट है, एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको बहुत हेल्प होगा। टेस्ट जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ तैयारी कीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।